refers to the stock of money। ये क्या है? ये stock of money है held by the public of a nation at a particular पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नेशन के लोगों के पास स्टूडेंट कितना पैसा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री के लोगों के पास जितना पैसा होगा स्टूडेंट, केवल वही पैसा क्या फॉर्म करता है, केवल वही पैसा आपके देश के अंदर मनी सप्लाई को फॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात कुछ समझ में आती है? हाँ सर, कुछ तो बात समझ में आती है। ठीक है, मतलब वो जो लोगों के पास है, क्योंकि स्टूडेंट जो लोगों के पास है वही तो सर्कुलेट हो रहा है ना। भाई मेरे पास है, जो आपके पास जो पैसा है वो फीस की फॉर्म में मेरे पास आता है, जो पैसा आपका फीस की फॉर्म में मेरे पास आता है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, स्मार्ट बोर्ड की किस्त की फॉर्म में, इस स्वेटर के लिए, ठीक है, फैन के लिए, लाइट के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, इन सब के लिए इनके रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स के पास जाता है। उनके पास जो ये पैसा है वो आगे जो उनके सप्लायर्स है उनके पास जाता है। मतलब जो पैसा हम लोगों के पास है, जो हम ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं, वही पैसा एक ऐसा पैसा है जो कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ? मनी सप्लाई का मतलब हुआ एक कंट्री के अंदर लोगों के पास कितना पैसा है, तो जितना पैसा लोगों के पास है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके क्या होते हैं? मेजरमेंट्स होते हैं। मतलब हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कितनी होगी, तो हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी? मनी सप्लाई के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज बेसिकली मेजर्स ऑफ money supply, you can say measures of money supply or components of money supply both as well। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही बात को इंडिकेट करते हैं। आप चाहे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करें या आप कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करें, ठीक है, मीनिंग सेम है। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई या कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक सा मतलब ये है कि देखो, अगर आपको ये जानना है कि किसी देश की मनी सप्लाई कितनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कर रखे हैं? उसके लिए हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बना रखे हैं। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं? ये कंपोनेंट्स बेसिकली टारगेट करते हैं किस जगह पे, कि आपको इससे ये पता चल सके कि देश में सर्कुलेशन में कितना पैसा है। ठीक है, तो अब वो अलग अलग मेजरमेंट्स कौन से वो देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो स्टूडेंट में हमारे पास मेजरमेंट है दैट इज M1। ठीक है, दैट इज मेजरमेंट 1। ठीक है, सिंपली M यहाँ पे क्या है? मनी सप्लाई का मेजरमेंट डिनोट करता है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला है M1। M1 के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट जो स्टूडेंट्स हमारे पास मनी सप्लाई में आता है वो आता है C। अब C का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? C का मतलब होता है यहाँ पे, C का क्या मतलब है सर? C का मतलब यहाँ पे है करेंसी। C का मतलब क्या है यहाँ पे? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। वो करेंसी जो लोग हेल्ड करते हैं, इंक्लूडिंग विच बेसिकली इंक्लूडिंग करेंसी नोट्स और कॉइन्स। तो जितने भी डिनोमिनेशन के आपके देश में नोट्स हैं, तो वो जितने भी डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं, वो नोट्स कितने हैं, मतलब 50 रुपए के कितने नोट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि भाई ₹10 के कितने नोट्स हैं, ₹20 के कितने नोट्स हैं, ₹50 के कितने नोट्स हैं, ₹100 के कितने नोट्स हैं, ₹200 के कितने नोट्स हैं और ₹2000 के कितने नोट्स हैं। ठीक है, तो वो करेंसी नोट्स जो लोगों के पास है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें करेंसी नोट्स कहते हैं। इसके अलावा कॉइन के ₹1 के कॉइन कितने हैं, फिर ₹5 के कॉइन कितने हैं, ₹2 के कॉइन कितने हैं, ₹10 के कॉइन कितने हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स करेंसी। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है मनी सप्लाई M1 का वो क्या है? वो है करेंसी।
कि कितनी करेंसी एक कंट्री के लोग एक टाइम पे अपने पास रखते हैं। तो जितनी करेंसी एक टाइम पे वो लोग अपने पास रखेंगे वो क्या है, वो है स्टूडेंट्स M1। वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाता है M1। चलो आगे बात करते हैं, M1 का सॉरी करेंसी पार्ट बन जाता है। अब बात करते हैं M1 का दूसरा कंपोनेंट। सर M1 का दूसरा कंपोनेंट है डी। M1 का दूसरा कंपोनेंट क्या है सर, M1 का जो दूसरा कंपोनेंट है वो DD। अब स्टूडेंट DD क्या होता है, DD बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिमांड नॉट ड्राफ्ट। मैंने आपको पहले जब डिमांड ड्राफ्ट समझाया था तो मैंने आपसे कहा था ना कि आगे इसको कॉन्साइड मत कर लेना, क्योंकि वहां भी हमने DD ही लिखा था, क्योंकि वो डिमांड ड्राफ्ट होता है। याद करो मैंने आपको समझाया था, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है डिमांड डिपॉजिट्स। अब स्टूडेंट डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट कुछ उस तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स आर those deposits which can be withdrawn। ये वो डिपॉजिट्स है जो कि विड्रॉल किए जा सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी विड्रॉल ऑन कस्टमर्स डिमांड। ओके, वो डिपॉजिट जो कस्टमर की डिमांड पे विड्रॉ किए जा सकते हैं, वो डिपॉजिट जो कस्टमर की डिमांड पे विड्रॉ किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, उन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने अपने बैंक में पैसा रखा है, ठीक है, तो मैं कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स क्या, डिपॉजिट्स का मतलब है सर बैंक में जो पैसा रखा है। तो भाई मैंने जो पैसा रखा है वो तो मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं, मेरा पैसा मैं जब मर्जी विड्रॉ करूं। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, मैं आपको समझाता हूं। जब आप बैंक के पास जाते हो, जो कि अब हम आगे हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं बैंकिंग के अंदर, तो जब आप बैंक के पास जाते हो ना, तो बैंक आपसे कहता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपके पैसे को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स डेफिनेटली मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पेरिफेरल आइडिया दूंगा, क्योंकि बैंकिंग में डिटेल में तो पढ़ना ही है। तो बैंक आपको पता है एक आपको फैसिलिटी देता है जिसे आप फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट कहते हो। तो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, टाइम डिपॉजिट करा रखा है, तो स्टूडेंट वो वाला जो पैसा है, फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट वाला पैसा, वो आपके डिमांड पे विड्रॉल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपने एक तरीके से बैंक के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं क्या करूंगा, मैं इस पैसे को अगले 5 साल तक या अगले 10 साल तक नहीं यूज करूंगा। बट स्टूडेंट अब बैंकिंग फैसिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो बैंक आपको कहता है कि आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एफडी मेंटेन नहीं कर पा रहे और आपको चाहिए, तो आप उसे एफडी को बीच में ब्रेक करा सकते हो। तो स्टूडेंट जो डिमांड डिपॉजिट है बेसिकली वो क्या होता है, आपके डिमांड पे इजीली विड्रॉल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या समझना है स्टूडेंट, यहां पे आपने ये समझना है कि फिर कौन से डिपॉजिट्स है, अगर एफडी के अलावा कोई डिपॉजिट है तो वो कौन सा डिपॉजिट है जो मेरी डिमांड पे विड्रॉल है। अगर स्टूडेंट आपने कोई सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है, देखो मैं अभी बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में इसको कमर्शियल बैंक में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ समझ लो कि कौन कौन से फॉर्म्स होती है जिसमें आप डिपॉजिट कराओ तो आपके डिमांड पे विड्रॉल है। एक सेविंग्स अकाउंट होता है और एक आपके पास करंट अकाउंट होता है। केवल ये दो ऐसे अकाउंट होते हैं स्टूडेंट जो आपके डिमांड पे क्या होते हैं, विड्रॉल होते हैं। ठीक है, बाकी और तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं वो हम आगे बैंकिंग में पढ़ लेंगे। तो पहला पैसा कौन सा आ गया सर, पहला पैसा आ गया करेंसी। ठीक है, जितनी भी करेंसी लोगों के पास है, किसकी फॉर्म में है, या कॉइन्स की फॉर्म में या तो नोट्स की फॉर्म में, पहले तो यही आ गया। दूसरा आ गया सर डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट का मतलब हुआ वो पैसा जो सर लोगों के बैंक अकाउंट में है। सर जब लोगों के बैंक अकाउंट में है तो उसे सर्कुलेशन में क्यों गिन रहे हो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जानते हो जिस हिसाब से हमारा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम अपने आप को इवॉल्व करके बैठा हुआ है, इवॉल्व कर चुका है, उस केस में it is very easy that you can access your money at any point of time. At any point of time you can access your money. आप सुबह के 4 बजे अपनी मनी एक्सेस कर सकते हो, रात के 3 बजे आप मतलब रात के 1 बजे आप अपनी मनी को एक्सेस कर सकते हो, और आप दिवाली वाले दिन, हॉलिडे वाले दिन, किसी भी दिन एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इतना मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व हो चुका है। तो जो आपके अकाउंट में पैसा है उसको आप कभी भी सर्कुलेशन में ला सकते हो, इसलिए बैंक उसे भी काउंट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास एक होता है ओडी।
नाउ सर व्हाट इज ओडी? ओडी क्या है स्टूडेंट्स? ओडी का मतलब क्या है? ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। ओडी का मतलब क्या है सर? ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट व्हाट? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अदर डिपॉजिट्स है वो, सर ये अदर डिपॉजिट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में समझ नहीं आ रहा क्या है ये। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो क्या करता है, वो जितने भी फॉरेन से आने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कौन से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, प्लस जितने भी फॉरेन से आने वाले बैंक्स होते हैं उन सब से एक रिजर्व अपने पास होल्ड करवाता है। प्लस साथ ही साथ में आपको ये जानना है और अभी आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना है बैंकिंग में कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से जितने भी कमर्शियल बैंक हमारे देश के हैं प्लस हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उनके पैसों को अपने पास रिजर्व के तौर पर रखता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट। आरबीआई क्या करता है? डिपॉजिट मेंटेन करता है। अभी डिपॉजिट कौन करता है? ये डिपॉजिट फॉरेन के जो बैंक्स है वो करते हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट्स आपकी जो गवर्नमेंट है वो करती है, या फॉरेन के कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर फॉरेन के हैं, फॉरेन का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट बैंक को हटा करके, बैंक हम के ऊपर लिख चुके हैं, ये लोग जितना भी पैसा स्टूडेंट्स होल्ड करते हैं आरबीआई के साथ रिजर्व के तौर पे, आरबीआई उस पूरे पैसे को भी मनी सर्कुलेशन में यूज करता है। कैसे? आप समझो भाई, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे कर रही है। हमारी गवर्नमेंट खर्चे कहां से करती है? क्या पीएम मोदी अपनी सैलरी देते हैं खर्चे करने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं, वो तो भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी पे उनका पूरा हक है, उनकी सैलरी पे आपका और मेरा हक नहीं है, क्योंकि ही इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय टू आवर नेशन, ठीक है। हाँ, उनकी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन है तो वो जॉब, है तो वो एक ड्यूटी, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई फिजिकल रूप है क्या? सर नहीं है, वो तो सारे के सारे जब गवर्नमेंट के पूरे डिपार्टमेंट मिलते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो भाई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसी चीज का है, किसी चीज का मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इनके खर्चे हैं, इनके खर्चे कहां जा रहे हैं, इनको आने वाला रेवेन्यू कहां स्टोर हो रहा है, तो इनके खर्चे करने के लिए कौन है? अब क्या ऐसा होना होगा कि पीएम मोदी कोई डील साइन करने जाते होंगे किसी देश में कि हम आपके देश में ये आ रहे हैं या हम अपना खर्चा कर रहे हैं, तो क्या जाके कैश हमारी तरह के अटैची में या किसी भी आपके अटैची के अंदर, ब्रीफ केस के अंदर थोड़े पैसे रख के लेके जाते होंगे कि चलो ये डील साइन हो गई, चलो ठीक है, आपका ये हो गया, मेरा ये हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो। नहीं स्टूडेंट, जब हमारी गवर्नमेंट कोई डील करती है किसी भी दूसरे पर्सन के साथ, किसी भी तरह की डील हो, चाहे वो मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे वो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन के लिए हो, या सिमिलरली जब गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करती है, तो वो सारा पैसा जो आता है, ठीक है, या वो सारा पैसा जो गवर्नमेंट के ब्याज पे पे करता है वो आरबीआई करता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो रिजर्व है वो आरबीआई के पास है, लेकिन वो भी तो सर्कुलेशन में यूज हो रहा है। मान लो आपकी एक लैंड है, वो गवर्नमेंट ने आपसे ले ली, भाई लैंड आपकी थी, गवर्नमेंट ने बोला हमें यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल बनाना है, आप हमें रेंट पे दे दो लैंड, आपने कहा दे दूंगा मैं। भाई आपका खेत था, गवर्नमेंट ने कहा हम पैसे पे करते हो, आपने कहा मेरे को बेचना नहीं है, रेंट पे चाहिए तो आप ले लो, आपने रेंट पे दे दिया। वो जब आपने गवर्नमेंट को वो रेंट पे दे दिया तो गवर्नमेंट से आपको रेंट आएगा ना, वो रेंट कौन देगा आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दी ना आपको रेंट, ठीक है। तो वो कहां जा रहा है? वो कहां से जाएगा? वो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट का रिजर्व है उसमें से निकल के आपके पास आएगा, मतलब एक तरीके से वही सर्कुलेट होगा। सिमिलरली फॉरेन के बैंक अपना रिजर्व मेंटेन करते हैं तो वो पैसा भी हमारे पास क्या होता है? वो पैसा भी हमारे पास मनी सप्लाई की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट, मनी सप्लाई को मेजर करने का जो सबसे पहला मनी सप्लाई को मेजर करने का जो सबसे पहला मेजर है वो कौन सा है? वो है M1 विच इज C प्लस DD प्लस OD। समझ में आया स्टूडेंट? चलो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कौन सा, अब हम बात करते हैं दूसरा मेजरमेंट कौन सा है। M1 समझ में आ गया अच्छे से? चलो अब देखो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं M2 की। M2, अब अगर हम स्टूडेंट M2 की बात करें तो M2 में क्या क्या है? देखो ये बेस में लिखो चाहे ऊपर लिखो, वैसे फर्क नहीं पड़ता। M2 स्टूडेंट्स, अब M2 क्या है? M2 का मतलब है, देखो M1 थोड़ा नैरो हो गया। नैरो कैसे हो गया? बहुत पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं तो बहुत के टाइम पहले ऐसे फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, तो फिर काम चल रहा था। लेकिन अब तो लोग ये कहते हैं कि भैया अब तो फिक्स डिपॉजिट भी ब्रेक हो जाती है,
पहले नहीं होती थी, समझ में आ रहा है। अब तो फिक्स डिपॉजिट भी ब्रेक होती है। अगर फिक्स डिपॉजिट भी ब्रेक होकर सर्कुलेशन में आती है तो आप अपनी मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रॉड करो, और जो आपने M1 में काउंट किया है वो तो करो, लेकिन साथ में वो पैसा जो कि क्या है, जो कि आपके पास टर्म डिपॉजिट्स के तौर पे है, उसको भी एक्सेप्ट करो। आप स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज करी है, टर्म डिपॉजिट्स। आगे बहुत बार यूज होने वाली है टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट, तो इसे आपने समझ करके दिमाग में बिठा लेना है। टर्म डिपॉजिट स्टूडेंट्स कौन से डिपॉजिट्स? टर्म डिपॉजिट स्टूडेंट्स वो डिपॉजिट जो कि डिपॉजिट किए जाते हैं, डिपॉजिटेड with bank for a specified पीरियड ऑफ टाइम। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि आप क्या करते हैं, जो कि आप बैंक के साथ डिपॉजिट करते हैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, जिसमें आप बैंक को एक तरीके का प्रॉमिस करते हो कि मैं आपसे अगले 5 साल या अगले 6 साल या कुछ भी के लिए पैसा को विड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या हो गया, चलो तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया टर्म डिपॉजिट। अब यहां पे M2 में M1 को तो काउंट करते ही करते हैं, M2 में हम M1 को तो काउंट कर ही रहे हैं। M1 को काउंट करने का मतलब क्या हो गया, M1 को काउंट करने का मतलब हो गया सर हम ये कह रहे हैं कि करेंसी तो आएगी आएगी, डिमांड डिपॉजिट्स तो आएंगे आएंगे, और अदर डिपॉजिट्स तो आएंगे, ये 3 तो आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट समझो M1 है थोड़ा नैरो, फिर M1 थोड़ा नैरो है, तो उसको ब्रॉड करने के लिए हमने उसमें एक और एडिशनल चीज को ऐड किया, और वो हमने ऐड किया सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसमें एक और कॉन्सेप्ट को ऐड किया, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। आपको स्टूडेंट्स आई एम श्योर पता होगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स को भी जरूरी इस बारे में पता होगा, ग्रैंड पेरेंट्स को डेफिनेटली पता रहता है। लोग क्या करते थे पहले, लोगों को लगता था कि यार देखो पहले बैंकिंग सिस्टम इतना ज्यादा ना स्टूडेंट्स वास्ट नहीं था, आज तो आपके पास हर डोर स्टेप पे बैंक है। अगर आप अपने एरिया में जाके देखोगे तो हर तरह के बैंक की जो ब्रांचेस हैं आपके एरिया में अवेलेबल रहती है। लेकिन स्टूडेंट पहले क्या था, पहले इतने ज्यादा जो बैंक थे इतने ज्यादा मैसिव स्केल पे नहीं थे, तो फिर भी लोगों को सेव करना होता था पैसा, कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट करके रखना होता था, जिसपे उनको एक अच्छा इंटरेस्ट चाहिए होता था। तो उस टाइम पे आपको पता होगा, उस टाइम पे जो पोस्ट थे, पोस्ट समझते हो ना, पोस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, पोस्ट, ठीक है, टेलीग्राफ जिसे आप बोलते हो, वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलते थे। ठीक है, डाकिया, डाक समझते हो ना, हाँ जी वही पोस्ट ऑफिसेस। तो उस टाइम पे पोस्ट ऑफिसेस जो थे वो बहुत हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे सारा का सारा जो कम्युनिकेशन का तरीका था पोस्ट से होता था। और होता क्या था कि हर एक एरिया का आपको पता ना एक पोस्ट ऑफिस पहले होता था कि भाई आप अपने एरिया का पोस्ट ऑफिस नंबर लिखो ताकि आपसे इजीली कॉरेस्पॉन्ड किया जा सके। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिसेस में क्या होता था स्टूडेंट, पोस्ट ऑफिसेस के अंदर एक फैसिलिटी बनाई गई, ठीक है, कि लोग बैंक तक नहीं पहुंच पाते, तो पोस्ट ऑफिसेस में और गवर्नमेंट को जब फंड की जरूरत पड़ती थी तो मैंने कहा ना बैंकिंग सिस्टम इतना वास्ट नहीं था। ठीक है, और तब तो आरबीआई भी नहीं हुआ करता था, आज की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर आरबीआई को तो 1934 में एग्जिस्टेंस मिला। ठीक है, तब तक तो आरबीआई भी नहीं था, तो गवर्नमेंट के ब्याह पे बोरोइंग्स कौन करता, लोगों से फंड्स कौन रेज करता, तो उस टाइम पे पोस्ट ऑफिसेस भी मनी सप्लाई के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। तो होता क्या था, लोग क्या करते थे अपने पैसे को जोड़ने के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिसेस एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे कि आप अपने पैसे को, टाइम डिपॉजिट की तरह होता था, ये भी फिक्स डिपॉजिट के तौर पे ही होता था कि आप अपने पैसे को 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, वो जो भी टेन्योर आपने सेट किया है उसके लिए हमारे पास डिपॉजिट करो, हम आपको 7%, 8%, 9%, 10% जो भी इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से पैसा करके देंगे। तो इसलिए M2 को थोड़ा ज्यादा ब्रॉड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया गया, M2 को थोड़ा ज्यादा ब्रॉड करने के लिए हमने क्या किया, उसमें M1 के तो सारे कंपोनेंट रखे ही रखे, और उसमें साथ साथ हमने क्या किया, उसमें साथ साथ हमने ऐड कर दिया किसको, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेस, कि अगर तुम्हारे पोस्ट ऑफिसेस के साथ कोई सेविंग डिपॉजिट्स है तो आप उसको भी उसमें इंक्लूड कर लो। तो ये हमारे पास बन गया क्या, हमारा M2। ठीक है, फिर
जैसे मैंने कहा ना, बैंकिंग सर्विसेज जैसे जैसे इवॉल्व होती गई स्टूडेंट, आज के अगर मैं प्रेजेंट स्टेटस की बात करूं तो आज हमारे पास 18 तरीके 18 मेजरमेंट्स होते हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के, 18 तरीके, ठीक है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम किस लेवल तक इवॉल्व हो चुका है, किस एक्सटेंट तक मनी अपने आप को एक्सपैंड कर चुका है, किस किस फॉर्म पे एक्सपैंड कर चुका है, वो जान पाना समझ पाना कभी कभार बहुत मुश्किल होता है, हमें भी नहीं पता चलता अच्छा ये भी फॉर्म ऑफ मनी है, ये भी सर्कुलेशन में थी। तो क्या आप पूरा फाइनेंशियल मार्केट के हर एक इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो आज के डेट में, किसके तौर पे, मनी के तौर पे, तो इसलिए। बट हम तो मेजर अपने सिलेबस के फोकस करके पढ़ेंगे जिसमें में मेजर 4 समझने हैं। तो M2 ये हुआ। फिर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम थोड़ा और इवॉल्व हुआ तो इसमें और चीजों को भी ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, अब आगे हमारे पास M3। समझते ये जाना है कि M1 नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, M2 ब्रॉड, M3 और ब्रॉड, M4 सबसे ज्यादा ब्रॉड, ठीक है। तो अब आ गया M3। अब स्टूडेंट M3 में क्या था, M3 के अंदर M1 तो था ही था, M3 के अंदर M1 तो था ही था। M1 के साथ साथ इसमें क्या आ गया, M1 के साथ साथ इसमें आ गया नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। क्या आ गया इसके अंदर, इसमें आ गया आपके पास नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ, नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसमें और क्या आ गया, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास M1 तो आया ही आया, साथ में क्या आ गया, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे उनके साथ जितना भी आपका नेट टाइम डिपॉजिट था वो भी क्या आ गया, वो भी इंक्लूड हो गया। तो स्टूडेंट नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, यहां पे देखो नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब है कि केवल वो टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप समझते हो फिक्स डिपॉजिट, जैसे आप पहले क्या कर रहे थे, पोस्ट ऑफिस के साथ कर रहे थे। तो पोस्ट ऑफिस के साथ के बाद क्या हुआ, कमर्शियल बैंक्स ने भी इन फीचर्स को इवॉल्व किया। तो जब कमर्शियल बैंक ने इन फीचर्स को इवॉल्व किया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी पैसा आप क्या कर रहे थे, जितना भी पैसा आप बैंक के अंदर टाइम डिपॉजिट के तौर पे यूज कर रहे थे, फिक्स डिपॉजिट के तौर पे यूज कर रहे थे, अब आप मनी सप्लाई में उसको भी कैलकुलेट करने के लगे, ठीक है। समझो, हमने M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस किया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि सर जितना भी पैसा M1 में है वो तो है, प्लस पोस्ट ऑफिस में जो अलग अलग फॉर्म ऑफ सेविंग्स है वो भी है। फिर हमने उसको और ब्रॉड करने के लिए, मतलब M1 और M2 जो थे वो थोड़े नैरो थे, M1 और M2 जो थोड़े थे वो नैरो थे, उनको ब्रॉड करने के लिए हमने कौन से कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया, क्या गया फिर M3 में, M1 तो आया प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मतलब जो भी हम कमर्शियल बैंक के साथ टाइम डिपॉजिट्स करके रखते हैं स्टूडेंट, वो सारा पैसा भी किस में आ जाता है, M3 के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो M1 और M2 जो है वो हमारे क्या कहे जाते हैं, अगर हम M1, पहले मैं पूरा समझा देता हूं तीनों चारों डेफिनेशंस, देन बात कर लेंगे। M4, अब M4 क्या है स्टूडेंट्स, M4 का बेसिकली मतलब है M3। M3 का मतलब क्या हुआ, M3 का मतलब यहाँ पे अगर इसको बाइफिकेट करें स्टूडेंट तो M3 का मतलब क्या हुआ, M3 में M1 था, मतलब M3 का मतलब हुआ C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट, मतलब मैं इसको सीधा स्टूडेंट्स यहाँ पे समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे समझाने के लिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सीधा आपके लिए FD, ठीक है, FD विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसमें और क्या आता है, M3 का मतलब ये सारी चीजें तो आ ही गई स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने M2 के अंदर M1 रखा था प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस रखा था, बट M3 के अंदर हमारा सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस गायब हो गया, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, M4 के अंदर जो हम क्या करेंगे, जो भी हमने जितना भी पोस्ट ऑफिसेस के साथ भी सेविंग किया उस पैसे को भी ऐड कर देंगे, जो भी हमने पोस्ट ऑफिसेस के साथ भी जितनी भी सेविंग्स करी वो भी ऐड कर देंगे। तो इससे स्टूडेंट्स क्या समझ में आता है, इससे स्टूडेंट्स समझ में ये आता है कि अगर हम अपने M1 एंड M2 के कॉन्सेप्ट को देखें तो M1 और M2 का जो कॉन्सेप्ट है दे आर बेसिकली जो है वो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही कम क्या करते हैं, बहुत ही कम
टोटल मनी सप्लाई का पार्ट काउंट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं M3 और M4 की, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी कहा जाता है। रीजन क्या है स्टूडेंट ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी कहने का, कि इसमें एक तरीके से जितनी भी मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा क्या हो गया, उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा वहां पे काउंट हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं आपका ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, या फिर आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट, या फिर आप कह सकते हो ब्रॉड कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात जो समझनी है, क्या समझनी है वो प्लीज ध्यान देना। जो बात आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि देखो M1, M2, M3, M4 जो ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है ये तो है, लेकिन स्टूडेंट आज भी जो मनी सप्लाई है दैट इज अ मच मोर डिबेटेबल, मैं कहूंगा हॉट टॉपिक अमंग इकोनॉमिस्ट, क्योंकि आज आप देखते हो मॉडर्न फॉर्म्स मनी की इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि किन किन चीजों को काउंट किया जाए और किन चीजों को एग्जेम्प्ट किया जाए आज भी पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। तो मनी सप्लाई जो है एक बहुत ज्यादा क्या है, डिबेटेबल टॉपिक है। मनी सप्लाई क्या है, एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, उसके अंदर बहुत बहुत तरीके की बेसिकली हम मनी सप्लाई को जानना क्यों चाहते हैं। मनी सप्लाई से हमें एक नेशन की लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है कि वो नेशन लिक्विडिटी कितना है, क्योंकि जितनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। मनी सप्लाई का मतलब है देश में ज्यादा से ज्यादा पैसे का होना। तो देश में जितना ज्यादा पैसा रहेगा उस देश के अंदर, देश में जितना ज्यादा पैसा रहेगा उस देश के अंदर उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, लिक्विडिटी रहेगी, क्योंकि मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट अमंग ऑल द एसेट्स। मनी को हम सबसे ज्यादा लिक्विड मानते हैं, क्यों, क्योंकि मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग। अभी आपके हाथ में 2000 का नोट है, आपको वो 2000 का नोट पसंद ना आके घड़ी पसंद आती है, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन भाई आपके पास 2000 के नोट की जगह से फॉर एग्जांपल कोई और चीज, एक पेन ड्राइव है, आप सोचो कि इस पेन ड्राइव को मैं कन्वर्ट करवा लूं किसके अंदर, घड़ी के अंदर, हो सकता है पॉसिबल, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कोई ऐसा दुनिया जहान में पर्सन जो क्या करने को तैयार हो, जो आपका पेन ड्राइव देने को तैयार हो, या और बदले में आपको क्या देने को तैयार हो, बदले में आपको देने को तैयार हो वॉच, जैसा कि हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था। इसीलिए स्टूडेंट हम कहते हैं कि मनी जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, सबसे ज्यादा, क्योंकि लिक्विड क्या, लिक्विड मतलब वो जो किसी भी शेप को सेकंड्स में कन्वर्ट कर ले। लिक्विड की यही तो फैसिलिटी होती है, जिसमें डालोगे वैसा बन जाएगा। तो मनी भी वैसा ही है, जैसा आप चाहोगे वैसा आपको दिखने लग जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हो गए मनी सप्लाई के। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है वो क्या है। अगर मैं आपसे एक बात बताऊं तो देखो, आपको मैंने अभी एक चीज बताई, वो क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि ना कुछ जो आपने ये वाला पार्ट पढ़ा, एक बार मैं रिकॉल कराता हूं आपको, ये वाला। अगर आप अदर डिपॉजिट देखो स्टूडेंट, तो अदर डिपॉजिट में क्या है, अदर डिपॉजिट्स में आपके पास फॉरेन के जो बैंक्स है, गवर्नमेंट का जो पैसा है, और फॉरेन के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनका जो पैसा, मतलब फॉरेन की जितनी भी चीजें हैं उन सब का जो पैसा है वो अदर डिपॉजिट में आरबीआई के साथ गिना जाता है।